स्वागत है आप सभी का विज्ञान वृक्ष के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन फॉर CSIR नेट जो अभी होने वाला है आपका 1 महीने में, और उससे रिलेटेड हम कुछ मेन ग्रुप के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात कर लेते हैं। स्टार्ट करते हैं। ये आपके सामने पहला क्वेश्चन जिसमें यहाँ पे लिया हुआ है NaHPO4 और NaH3PO4 का एक मिक्सचर लिया हुआ है और बोला है कि उसको हीट कर देंगे अगर टेम्परेचर पे, तो किस रेशियो में इन दोनों को आप लोगे जब आपको एक चेन मिलेगी सोडियम ऑक्टाफॉस्फेट, यानी कि ऑक्टाफॉस्फेट 8 फॉस्फोरस के ग्रुप लगे होंगे, 8 फॉस्फोरस के ग्रुप, और आइडियल मोलर रेशियो इन दोनों का क्या होगा उसमें, और साथ में टोटल चार्ज ऑक्टाफॉस्फेट का क्या बन रहा होगा। तो इसमें इसको अप्रोच करने के लिए ऐसा देखने में तो थोड़ा सा टिपिकल लगता है, लेकिन अप्रोच करेंगे तो बहुत ही इजी क्वेश्चन निकल के आएगा। तो इसमें जैसे पहला दिया है NaHPO4, तो इसको जब इसके पर्टिकुलर Na पॉजिटिव को लॉस करा दो और ये इसका एनायन बना दो तो 2- चार्ज आ जाएगा NaHPO4 पे, क्योंकि Na2, तो हमारे पास दो एनायन आएंगे, एक HPO4 और साथ में 2-, और इसी के साथ यहाँ पे Na पॉजिटिव है तो H3PO4 में कंप्लीट एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। इसमें Na के बाद HPO4 H3PO4 इस तरीके से, और इधर पे एक माइनस आ जाएगा। इस तरीके से यहाँ पे दो ग्रुप्स फॉर्म होंगे। अब आगे इसमें क्या करना है, इनका अगर स्ट्रक्चर देखें, इनका अगर स्ट्रक्चर देखो तो किस तरीके से होगा, P डबल बॉन्ड O, और इसमें एक साइड OH बनेगा और एक साइड फिर से यहाँ पे ऑक्सीजन ही बाकी रह गया है तो O-, और O- एक साइड बनेगा और दूसरे साइड भी O-। तो एक काम करेंगे, O को हम यहाँ पे एक बना लो O- और इधर पे भी O-, और ये रहा OH। तो ये बन गया, फॉस्फोरस एक है और ऑक्सीजन 4 एटम है और हाइड्रोजन एक है। इस तरीके से एक ग्रुप बन गया। अब नेक्स्ट देखो इस क्वेश्चन में, अब इसमें भी क्या करना है, इसको POH ग्रुप बनाओ जितने पॉसिबल हैं। दो OH ग्रुप इस तरीके से बन जाएंगे और एक O- और डबल बॉन्ड O। ऑक्सीजन हो चुके हैं 4 और फॉस्फोरस एक है और हाइड्रोजन यहाँ पे 2। तो इस क्वेश्चन में आई थिंक थोड़ा सा यहाँ पे, हाँ देखो जरा, तो थोड़ा सा मिस्टेक है। इसमें एक जगह Na2HPO4 है, NaH2PO4 है, तो H2PO4 वाला कलेक्ट स्ट्रक्चर है, H2PO4 वाला कलेक्ट स्ट्रक्चर H2PO4, और इसमें एक माइनस, ये वाला रेशियो होगा। तो इसमें थोड़ा सा करेक्शन कर लेंगे हम कि इसमें H2 है, H2 है, इधर पे 2 आ जाएगा, जो कि आपको लास्ट में दिया ही हुआ था करेक्ट करके। अब देखो इसमें वही स्ट्रक्चर हमने बना लिया, 2 हाइड्रोजन, 1 फॉस्फोरस और 4 ऑक्सीजन। इस तरीके से ये दो हमारे पास स्ट्रक्चर निकल के आए। इन दोनों का क्या मोलर रेशियो निकालोगे जिससे एक ऑक्टा फॉस्फेट बनाना है, इन दोनों को हीट करके ऑक्टा फॉस्फेट बनेगा, ऑक्टा फॉस्फेट। अब ऑक्टा फॉस्फेट बनेगा तो इसमें देखो ये जो O- वाली चेन है ये तो आपकी टर्मिनल पे आ जाएगी। O- दो टर्मिनल में सिर्फ एक जो यहाँ पे OH ग्रुप है ये पर्टिकुलर दूसरे वाले के साथ जाके OH से कंबाइन करेगा और वाटर मॉलिक्यूल का लॉस हो जाएगा। कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन काइंड ऑफ रिएक्शन होगी क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल लॉस होगा। और ये बीच में जो H2PO4 वाला है इसके साइड में भी एक OH ग्रुप है, तो बगल वाली चेन से भी इस तरीके से कंटिन्यू चेन फॉर्म करेगा और ये टर्मिनल पोजीशन पे O- से चेन को टर्मिनेट कर देगा। तो ओवरऑल किस तरीके से इसका स्ट्रक्चर फॉर्म करेंगे देखो जरा। अब डबल बॉन्ड O और O-, एक OH आएगा। अब इसी का दूसरा मॉलिक्यूल ले लो, तो P डबल बॉन्ड O, OH और इधर पे OH और O-। ये हमने एक पहले वाला ग्रुप लिया, अब ये दूसरा वाला ग्रुप, ऐसे ही हमें कंबाइन कर देने हैं। बीच में ऑक्टा फॉस्फेट है तो ये टर्मिनल में दो टर्मिनल पोजीशन में आ जाएंगे, तो ये दो कंबाइन हो गए और बीच में इस तरीके से 6 हम ये वाले ग्रुप दूसरा वाला ले लेंगे तो ऑक्टा फॉस्फेट फॉर्म हो जाएगा। तो ओवरऑल P डबल बॉन्ड O, OH और इधर पे भी OH और नीचे O-, दो ग्रुप्स हो गए। पूरे सारे ग्रुप्स को फॉर्म कर लेंगे OH, OH, O- और इसी तरीके से फिर से P डबल बॉन्ड O, OH, OH, O-। यहाँ पे मैं आपको पूरा कंप्लीट शो कर रही हूँ लेकिन आप ड्रॉ करने की एग्जामिनेशन में जरूरत नहीं है। 1 2 3 4 5 एक और ग्रुप रह गया है, एक और ग्रुप रह गया है और ये रहा OH और O-। अब लास्ट वाले में क्या करो, पहला वाला ये जो स्टार्टिंग वाला था जो टर्मिनेट कर रहा था चेन को, ये वाला ग्रुप ले लो। तो एक साइड OH और ये O- और O-। तो टोटल हमने 8 मॉलिक्यूल्स ले लिए।
टोटल हमने 8 मॉलिक्यूल्स ले लिए, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 फॉस्फोरस है तो ऑक्टाफॉस्फेट अब बनेगा। किस तरीके से वाटर, ये H2O 20 से लॉस होगा, इधर पे भी H2O लॉस होगा, हर जगह 20 से H2O का लॉस करवा दो, हर जगह बीच में H2O का लॉस करवा देंगे और H2O का लॉस करवा के ये कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन हो जाएगी। तो नेक्स्ट पेज पे देखते हैं क्या स्ट्रक्चर फॉर्म होगा इसका। इसका स्ट्रक्चर कुछ फॉर्म होगा, फॉस्फोरस डबल बॉन्ड O, O माइनस, O माइनस, बीच में P डबल बॉन्ड O, O माइनस, हाँ बीच में एक ऑक्सीजन भी तो आएगा, यस बीच में एक ऑक्सीजन भी आ रहा होगा, ये ऑक्सीजन, ये POP चेन आ जाएगी, POP, और फिर से कितनी आ गए 1 2 3 4 5 6 और ये 7 और ये रही 8, तो लास्ट वाली में ये डबल बॉन्ड O, O माइनस और O माइनस, अब बीच में डबल बॉन्ड O, O माइनस, ये फाइनल प्रोडक्ट है जिसकी बात करी जा रही है, ये फाइनल प्रोडक्ट है जिसकी बात करी जा रही है। तो ये हमने फाइनली कंडेंस होके इस तरीके का हमें ऑक्टाफॉस्फेट मिलेगा, इसी ऑक्टाफॉस्फेट की बात हो रही थी, इस ही ऑक्टाफॉस्फेट की बात हो रही थी। तो अब क्वेश्चन में पूछा था कि किस रेशियो में लेंगे, तो एक हमने स्टार्टिंग हमने इसका लेना पड़ा, इसके हमें कितने मॉलिक्यूल्स लेने पड़े, इसके हमने 2 मॉलिक्यूल्स लिए टर्मिनेट करने के लिए, बीच में इसके हमने 6 मॉलिक्यूल्स लिए, तो 2:3 में कंबाइन किया है हमने, 2:3 नहीं 2:6, एक का 2 मॉलिक्यूल लिए दूसरे के 6 मॉलिक्यूल लिए, तो 2:6, ये रहा 2:6 रेशियो से ही आंसर आ जाएगा। और बाकी दूसरा टोटल चार्ज पूछा था कि ऑक्टाफॉस्फेट जो बनेगा उसमें कितना टोटल चार्ज रहेगा, तो देखोगे आप तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल चार्ज निकल के आ जाएगा 10। रेशियो हमने पूछा था, रेशियो निकल के आया 2:6, और साथ में टोटल चार्ज पूछा है तो इसमें आ जाएगा -10, तो साथ में इस तरीके से निकल के आ जाएंगे ओवरऑल प्रॉपर्टीज। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब देखो अगला, ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें टोटल नंबर ऑफ H2S लॉस रिलीज्ड व्हेन कंप्लीट हाइड्रोलिसिस ऑफ P2S5 विद वाटर। तो P2S5 की हाइड्रोलिसिस करवाने से पहले एक बात ध्यान रखना कि जो P2S5 है ये अपने डाइमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, इट एग्जिस्ट एज डाइमर, ये डाइमर के फॉर्म में ही एग्जिस्ट करेगा, जो बनाएगा P4S10, P4S10 का ही फॉर्मेशन करवाएगा। अब इसमें ओवरऑल स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए इसमें हाइड्रोलिसिस करवाओगे तो H2S के कितने मॉलिक्यूल्स रिलीज होंगे, H2S के मॉलिक्यूल्स रिलीज होने के लिए वैसे तो आप अगर डायरेक्ट रिएक्शन देखो तो P4S10 वाटर मॉलिक्यूल के साथ जब रिएक्ट होंगे तो ऑक्सीडेशन स्टेट देखोगे फॉस्फोरस की, तो इसमें +5 ऑक्सीडेशन स्टेट ही है ना, देखो इसमें 4x माइनस का 20, यस 5+5 ही ऑक्सीडेशन स्टेट निकल के आएगी। तो हाइड्रोलिसिस के बाद क्या होता है, पर्टिकुलर अपने एसिड में कन्वर्ट होता है और सेम ऑक्सीडेशन स्टेट के, जिस ऑक्सीडेशन स्टेट में फॉस्फोरस पहले से एग्जिस्ट कर रहा है, तो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में फॉस्फोरस का एसिड बनाएंगे तो H3PO4 ये एसिड बनेगा, और जितने यहाँ पे सल्फर दिए हुए हैं 10 सल्फर है तो 10 ही H2S भी रिलीज होंगे, 10 मॉलिक्यूल्स ही H2S के रिलीज हो जाएंगे। पहले तो ये डायरेक्ट देख लिया, और ओवरऑल देखोगे तो साथ में वैसे तो इसमें 20 मॉलिक्यूल्स लगते हैं वाटर के, और साथ में 4 मॉलिक्यूल्स रिलीज हो जाते हैं, 4 मॉलिक्यूल्स रिलीज हो जाते हैं। इसी वजह से ओवरऑल रिएक्शन जब लिखते हो तो ओवरऑल जब लिखने जाते हैं तो P4S10 और साथ में 4 मॉलिक्यूल्स को हम कैंसिल आउट कर देते हैं तो 16 H2O के मॉलिक्यूल्स लिख देंगे, और साथ में H3PO4 और 10 वाटर H2S, और ये वाटर मॉलिक्यूल्स खत्म, साथ में फॉस्फोरस यहाँ पे 4 थे तो 4 मॉलिक्यूल्स इसके भी फॉर्म हो जाएंगे। तो ये तो हमने डायरेक्ट रिएक्शन लिखना सीखा, लेकिन अगर डायरेक्ट रिएक्शन लिखना नहीं आ रहा है तो हम एक बार अप्रोच कर लेंगे कि किस तरीके से हमें आगे यहाँ पे हाइड्रोलिसिस करवानी है। तो स्ट्रक्चर देखो, पहले तो P4S10 का स्ट्रक्चर देखो, P4S10 बिल्कुल कैसा बनेगा स्ट्रक्चर, अगर सिमिलैरिटी देखी जाए तो P4O10 बिल्कुल सिमिलर स्ट्रक्चर बनेगा उसी की तरह। तो कैसे बनाते थे, P4 4 फॉस्फोरस को पहले टेट्राहेड्रल साइड्स में ऐसे अरेंज कर लो, 4 फॉस्फोरस को
टेट्राहेड्रली इसे पोजीशंस पे रख दिया, बीच में एक आ जाएगा सभी के सल्फर एटम, जैसे ऑक्सीजन आता था वैसे ही सल्फर आ जाएगा, बिल्कुल सिमिलर स्ट्रक्चर। और बीच में पीओपी बॉन्ड होता था तो पीएसपी बॉन्ड आ जाएगा, ये पीएसपी बॉन्ड। तो ओवरऑल 6 सल्फर यूज हो गए, 4 बचे हैं, तो अब फॉस्फोरस के साथ डबल बॉन्ड बनाएंगे, अब फॉस्फोरस के साथ डबल बॉन्ड एस, तो ये बन गया हमारे पास P4S10 का स्ट्रक्चर। अब इसको अगर वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करवाओगे, तो वाटर मॉलिक्यूल के साथ, तो ओवरऑल देखो फॉस्फोरस और सल्फर का अगर बॉन्ड टूटेगा, फॉस्फोरस और सल्फर का अगर बॉन्ड टूटता है तो सल्फर इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इसमें पार्शियल नेगेटिव आएगा और फॉस्फोरस पे पार्शियल पॉजिटिव, तो यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव आ रहा होगा, यहाँ पार्शियल नेगेटिव आ रहा होगा। H2O में एक H प्लस मिलेगा और दूसरा OH माइनस मिलेगा, तो H प्लस चला जाएगा यहाँ नेगेटिव वाले के साथ और फॉस्फोरस के साथ वाला आ जाएगा OH माइनस, तो एक बॉन्ड टूटने पे H2O इस तरीके से ऐड होगा। ओवरऑल कितने बॉन्ड टूटेंगे, इधर से भी साथ में H प्लस टूटेगा और यहाँ पे OH माइनस आएगा, और ये 2 बॉन्ड है P डबल बॉन्ड ऐसे, ये दोनों बॉन्ड तोड़ दो, दोनों बॉन्ड टूटेंगे, सल्फर के पास H प्लस जाएगा और फॉस्फोरस के पास OH माइनस आएगा, दूसरी साइड से भी OH माइनस और H प्लस। एक फॉस्फोरस के अराउंड हमने यहाँ पे बात करी है, तो सिर्फ एक पर्टिकुलर फॉस्फोरस के अराउंड अगर देखो, सिर्फ एक पर्टिकुलर फॉस्फोरस पे कैसी रिएक्शन हो रही है, इसमें जब सारे के सारे बॉन्ड टूटे तो ये 2 बॉन्ड टूट के OH आया, ऊपर OH आया, साथ में ये OH आया, एक ये वाला बॉन्ड टूट के साथ में यहाँ से भी तो बॉन्ड टूटेगा, तो ऊपर आ जाएगा OH माइनस और सल्फर के पास H प्लस पहुंच जाएगा, तो ये एक OH इधर से आ जाएगा और एक OH इधर से आ जाएगा, तो जो 2 O बॉन्ड यहाँ डायरेक्टली ऐड हुए थे ये वाटर मॉलिक्यूल की तरह लॉस हो जाएंगे, तो बनने वाला प्रोडक्ट देखो फॉस्फोरस पे डबल बॉन्ड O, एक वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से निकल जाएगा और साथ में OH, OH और OH, ये क्या बन गया हमारे पास H3PO4 बन गया, ये H3PO4 बन गया। तो जितने फॉस्फोरस है उतने फॉस्फोरस के अराउंड ऐसे ही 4 H3PO3 बन जाएंगे, 4 H3PO4 सॉरी 4 H3PO4 बन गए, और बाकी देखो ये सल्फर, एक सल्फर के अराउंड कैसे रिएक्शन हुई, सल्फर का जो बॉन्ड टूटा इसको H प्लस मिला और दूसरा भी H प्लस मिला, तो ओवरऑल 2 H प्लस मिल गए सल्फर को, और साथ में इसमें 2 बॉन्ड के टूटने पे इसमें पार्शियल नेगेटिव आ रहा था, 2 बार आएगा, तो ओवरऑल H2S बनेंगे। जितने डबल बॉन्डेड सल्फर है उतने H2S मिल जाएंगे, जितने डबल बॉन्डेड सल्फर है उतने ही H2S मिल जाएंगे, और साथ में ये बीच में जो सिंगल बॉन्ड से टूट रहे हैं, सिंगल बॉन्ड से जहां पे टूट रहे हैं ये बॉन्ड, एक सेकेंड, यहाँ पे OH माइनस नहीं होगा, ये बॉन्ड टूट के इस पे फॉस्फोरस पे OH माइनस और सल्फर पे H प्लस जाने वाला है, तो जितने भी सल्फर हर जगह से जहां जहां बॉन्ड टूट रहा होगा सल्फर पे H प्लस, तो जितने डबल बॉन्डेड सल्फर है और जहां पे भी सिंगल बॉन्डेड सल्फर, ओवरऑल सल्फर के पास हर जगह H प्लस जाने वाला है, तो जितने भी सल्फर मिलेंगे उतने H2S फॉर्म हो जाएंगे, तो 10 यहाँ पे सल्फर दिए हैं तो 10 H2S के मॉलिक्यूल्स फॉर्म हो गए, 10 H2S के मॉलिक्यूल्स फॉर्म हो गए। अब देखो साथ में वाटर मॉलिक्यूल कितने निकल रहे हैं, और साथ में ये भी देख लो कि वाटर मॉलिक्यूल ओवरऑल लगेंगे कितने, उसका भी मोल्स यहाँ पे निकालना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार मोल्स से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, जैसे H2S के मोल्स पूछे, ये भी पूछ सकते हैं कि वाटर मॉलिक्यूल्स कितने चाहिए, तो वाटर मॉलिक्यूल्स निकालने के लिए इसका अलग से स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, ये अलग से इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, तो बीच में सल्फर सल्फर, यहाँ पे भी सल्फर और इधर पे भी सल्फर, डबल बॉन्ड एस, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड, इधर पे भी डबल बॉन्ड और बीच में भी सल्फर, ये रहे बॉन्ड। तो एक एक जितने भी बॉन्ड्स दिए ना, ओवरऑल जितनी जगह जितने भी बॉन्ड्स बने हैं सारे बॉन्ड्स टूटेंगे, जितने बॉन्ड्स टूटेंगे उतने ही वाटर मॉलिक्यूल लगेंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, टोटल 20 बॉन्ड्स हैं, 20 बॉन्ड्स टूटेंगे, ये 20 बॉन्ड्स हैं, 20 बॉन्ड्स नीड्स 20 H2O टू ब्रेक, हाइड्रोलिसिस करवाओगे, तो ओवरऑल जब यहाँ पे 20 H2O के मॉलिक्यूल्स लोगे, साथ में देखो फॉस्फोरस के अराउंड डबल बॉन्ड, जितने फॉस्फोरस है H3PO4 के फॉर्मेशन के टाइम पे वाटर मॉलिक्यूल निकल रहा है, तो जितने फॉस्फोरस हैं 4 फॉस्फोरस है तो 4 वाटर मॉलिक्यूल निकल भी गए,
इसी वजह से हमारे पास जब फाइनल ओवरऑल रिएक्शन लिखते हैं तो उसमें 16 वाटर मॉलिक्यूल्स लिखे थे, तो आपको मैकेनिज्म में भी पूरी क्लियर हो चुकी है। इसलिए लिखा था देखो P4H10 20 वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ H3PO4, जितने सल्फर उतने ही यहाँ पे H2S के मोल्स फॉर्म हो जाएंगे, और 4 वाटर मॉलिक्यूल निकल गए थे, जहां से निकले थे फॉस्फोरस के अराउंड, फॉस्फोरिक एसिड के बनते टाइम पे। और फाइनल रिएक्शन को फिर हमने वाटर मॉलिक्यूल को एलिमिनेट कराकर लिखा कि फाइनल रिएक्शन कुछ इस तरीके से बन रही है। तो क्वेश्चन में सिर्फ पूछा था कि H2S के मोल्स कितने रिलीज हो रहे हैं, तो H2S के टोटल 10 मोल्स रिलीज हो रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट। आगे देखेंगे, नेक्स्ट में है इन BrF3S सॉल्वेंट FeF3 एंड NOF किस तरीके से फंक्शन करते हैं। तो ये सॉल्वेंट एसिड बेस में काफी सारे क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं मेन ग्रुप में, एसिड बेस चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो BrF3S सॉल्वेंट, तो BrF3 कुछ इस तरीके का सॉल्वेंट है कि अगर इसके सामने कोई फ्लोराइड एक्सेप्टर आ जाएगा तो ये फ्लोरीन को डोनेट भी कर सकता है, और फ्लोराइड डोनर आ जाए तो फ्लोरीन को एक्सेप्ट भी कर सकता है। कैन एक्ट एज डोनर एज वेल एज एक्सेप्टर, कैन एक्ट एज F माइनस डोनर एज वेल एज एक्सेप्टर, दोनों की तरह ही ये फंक्शन कर सकता है। जब यहाँ पे आने वाली स्पीशीज क्या है उस पर डिपेंड करेगा। तो फर्स्ट वाली स्पीशीज जो है FeF3, FeF3 में अगर BrF3 ऐड किया, BrF3 ऐड किया तो FeF3 में Fe जो है ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है और मेटल, ये करता है फ्लोरीन को एक्सेप्ट करने का काम। फ्लोरीन को एक्सेप्ट करने का काम करता है मेटल है, मेटल जैसे अगर आयरन प्लस दे दिया, गोल्ड वाला दे दिया जाए, तो ये सारे फ्लोरीन के एक्सेप्ट करने का काम करते हैं। तो ये फर्स्ट वाला क्या है, F माइनस एक्सेप्टर है। तो F माइनस एक्सेप्टर है तो FeF4, फ्लोरीन माइनस एक्सेप्ट हुआ है, माइनस चार्ज आ जाएगा, और इसने डोनेट किया है तो BrF2 ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज कॉम्प्लेक्स पे देखने के लिए मिलेगा। ये रहा स्ट्रक्चर, इस तरीके से स्ट्रक्चर फॉर्म हो गया। अब आगे देखो, आगे पूछा था कि इसमें FeF3 में BrF3 कैसे वर्क कर रहा है, बेस की तरह या एसिड की तरह। तो इसने F माइनस को डोनेट किया है, F माइनस को डोनेट किया, और F माइनस कोई भी स्पीशीज डोनेट करती है तो ये बेस की तरह काम करती है। एक तरीके से सिंपल आइडिया से भी समझ सकते हो, कोई भी जनरली बेस को आप क्या कहते हो, कोई ऐसी स्पीशीज जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देती है, इलेक्ट्रॉन डोनर को हम बेसिस कह देते हैं। उसी तरीके से F माइनस में माइनस चार्ज डोनेट हो रहा है, F माइनस डोनेट हो रहा है तो बेस का काम कर देगी। और इसी तरीके से F माइनस नेगेटिव चार्ज को खुद पे ले रहे हैं, दैट मींस ये एक्सेप्टर है और ये एसिड की तरह काम करेगी, लुईस एसिड की तरह, और ये लुईस बेस की तरह काम करेगा। तो फर्स्ट वाला बेस की तरह, तो ये एसिड वाला कट गया, FeF3 एज एसिड एंड NOF3, हाँ FeF3 एज एसिड। हाँ देखो साफ साफ लिखा है इन इस सॉल्वेंट में कि FeF3 जो है ये एसिड की तरह काम कर रहा है। और NOCl का भी फंक्शन देख लेते हैं साथ के साथ, NOCl का भी फंक्शन देख लेंगे। तो जब इसको NOCl में ऐड करोगे BrF3 के साथ रिएक्शन, तो NO पॉजिटिव और Cl माइनस ऐसे एग्जिस्ट करता है, और NO पॉजिटिव स्टेबल बन जाएगा, तो ये फॉर्म होते टाइम NO पॉजिटिव बनेगा, और इस केस में BrF4 एक्सेप्ट हो जाएगा, BrF4 माइनस। तो इसमें NO ने क्या किया है, Cl माइनस को डोनेट कर दिया है, Cl है ना, इसमें NOF है, सॉरी यस NOF है, NOF है, तो पॉजिटिव माइनस, इसने क्या किया F माइनस को डोनेट कर दिया। अब इसने डोनेट कर दिया है तो यहां से ये एक्ट करेगा बेस की तरह, क्योंकि इसने डोनेट किया है। तो NOF यहाँ एक्ट एज बेस्ड और FeF3 एक्ट एज एसिड। तो NOCl लिख दिया, कोई बात नहीं, अगर Cl भी गिवन होता तो भी ये स्टेटमेंट करेक्ट होती, यहाँ पे F कर दो एज बेस, तो सी ऑप्शन ही करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, अब इसमें पूछा है स्ट्रॉन्गेस्ट सुपर एसिड अमंग द फॉलोइंग इज, स्ट्रॉन्गेस्ट सुपर एसिड कौन सा होगा। तो जो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी रखते हैं ऐसे कंपाउंड्स को भी एसिड की तरह यहाँ पे काम कर दे, जो वर्क नहीं कर सकते, जो डोनेट नहीं कर सकते H+, उससे भी जो डोनेट करवा देते हैं वो यहाँ पे सुपर एसिड का फंक्शन करते हैं। इन सभी सॉल्यूशंस में देखो कि HNO3 इन H2SO4, सॉल्यूशन ऑफ HNO3 अगर H2SO4 में डालोगे तो HNO3 तो भाई बेस की तरह काम करने लगता है, ये बेस की तरह काम करने लगता है और H2SO4 वीक एसिड बन जाता है। तो ये ओवरऑल यहाँ पे सुपर एसिड की तो बात ही खत्म हो गई। सॉल्यूशन ऑफ HClO4 इन H2SO4, HClO4 यहाँ पे एसिड तो काम करेगा और ये यहाँ पे बेस की तरह काम करेगा, लेकिन सुपर एसिड नहीं होगा, बट सुपर एसिड नहीं होगा।
नॉट अ सुपर एसिड। अब अगले सवाल में SbF5 में HF डाला है और नेक्स्ट में सॉल्यूशन ऑफ SbCl5 और HCl में, दोनों ही एक तरीके के हैं, लेकिन सबसे स्ट्रॉन्ग अगर सुपर एसिड बनाना है तो फ्लोराइड ही सबसे बेस्ट होता है फॉर मेकिंग सुपर एसिड। तो इनकी रिएक्शन अगर होती है तो SbF5 कहीं पे भी दिया हो ना तो Sb तो F6 बनाने के लिए पागल होता है, यही इसका स्टेबल स्ट्रक्चर बनेगा SbF6 माइनस और साथ में H प्लस, साथ में H प्लस, तो उसको आगे लिख दो। इस तरीके का अगर हमारे पास ओवरऑल स्पीशीज मिल गई तो ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होती है, ये आपने पढ़ा भी होगा थ्योरी में। तो दिस एक्ट एज सुपर एसिड, दिस एक्ट एज सुपर एसिड। अब देखो अगला सवाल, उसके पहले कोर्सेज की बात कर लेते हैं। जो ब्रह्मोस सीरीज चल रही है बहुत ही पावरफुल सीरीज है, जिसमें हम सारे के सारे सेशंस को कंप्लीट स्टैंडर्ड बुक्स से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाई जा रही है प्रॉपर। उसमें 4-5 घंटे की लाइव क्लासेस आपको देखने के लिए मिल रही हैं यूट्यूब पे। तो जो लोग भी वो कोर्स लेना चाहते हैं और अभी नहीं लिया है तो वो 999 में आप उसको ले सकते हो। और इसके साथ साथ उसमें अगर फीचर्स की बात करें तो उसमें ओवरऑल आपको चैप्टर वाइज 120 प्लस आवर्स, सारे टॉपिक्स के 120 प्लस आवर्स के सारे मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की सीरीज जैसे कि आप देख सकते हैं इस वीडियो के थ्रू, और पूरे फीचर्स आप यहाँ से इसके गो थ्रू कर सकते हैं। कोई और क्वेरी के लिए आप यहाँ पे नंबर पे कांटेक्ट करके बात कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चंस पे। ये रहा अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट चेक करो इसमें से कौन सा होगा। फर्स्ट में देखो H2SO4 has high liquid range as compared to HF, हाइड्रोजन फ्लोराइड। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है क्योंकि H2SO4 का बॉइलिंग पॉइंट वेरी हाई होता है, वेरी हाई बॉइलिंग पॉइंट एंड लो फ्रीजिंग पॉइंट, लो फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट कम होता है। तो उससे हमें ये समझ में आया कि ये अगर इसको कोई लिक्विड में बॉईल करोगे तो काफी हाई इसकी लिक्विड रेंज होती है, अराउंड 340 डिग्री सेल्सियस के अराउंड समथिंग इतना ही बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो काफी अच्छा खासा है कि इसको आप लिक्विड की तरह यूज करोगे उड़ नहीं पाएगा, ये अच्छा सॉल्वेंट बनेगा। इसी तरीके से लोअर टेम्परेचर भी अगर रिएक्शन करवा रहे हो तो बहुत ही कम इसका फ्रीजिंग पॉइंट होता है, तो काफी नीचे वाली रेंज तक भी आप पहुंच सकते हो। तो ओवरऑल लिक्विड रेंज इसकी काफी हाई हो जाती है। और वहीं अगर हाइड्रोजन फ्लोराइड की बात करें HF, इसका तो बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होता है, बॉइलिंग पॉइंट अराउंड इसका 20 डिग्री सेल्सियस होता है और ये वेपर बन जाता है रूम टेम्परेचर पे, वेपर एट रूम टेम्परेचर। तो जो वेपर हो गया रूम टेम्परेचर पे उसको तो आप कैसे ही यूज कर सकते हो। तो यस बिल्कुल H2SO4 हाई लिक्विड रेंज रखता है। हाई लिक्विड रेंज होने का मतलब क्या होता है कि उसको आप सॉल्वेंट की तरह अच्छे खासे यूज कर सकते हो काफी सारे रिएक्शंस में। अब अगला सवाल देखो, इसका इनकरेक्ट पूछा था ना, तो ये तो करेक्ट स्टेटमेंट हो गया, ये तो करेक्ट है। AuF4 एक्ट एज एसिड इन BrF3। जब मैंने लास्ट वाला क्वेश्चन कराया था उसमें बोला था कि अगर जैसे हमने उसमें FeF3 लिया था उसमें आयरन वाज द मेटल, यहाँ पे उस वक्त भी मैंने बोला था अगर गोल्ड होगा तो भी वो यही काम करेगा। तो AuF3 की रिएक्शन जब कराएंगे BrF3 के साथ, वही BrF3 लिया हुआ है, BrF3 दे भी सकता है ले भी सकता है, F3 क्या है एक्सेप्ट करता है क्योंकि गोल्ड मेटल है। Au प्लस 3 ऑक्सीडेशन स्टेट में ये बना लेगा AuF4 माइनस प्लस BrF2 पॉजिटिव। तो काम क्या किया इसने F माइनस को एक्सेप्ट किया, नेगेटिव चार्ज जो एक्सेप्ट करते हैं उन्हें एसिड कहा जाता है। एसिड नॉर्मल कह दो या लुईस एसिड कह दो, या लुईस एसिड कह दो। तो AuF3 act as acid, तो this statement is also correct. ClNO behave as a very weak base in liquid N2O4, liquid N2O4। तो ये liquid N2O4 जो है ये अगर इसकी डिसोसिएशन रिएक्शन देखो, डिसोसिएशन अगर इसका देखो तो ये बना लेगा NO पॉजिटिव और साथ में क्या बन जाएगा NO पॉजिटिव, एक तो ये बनेगा और इसमें N2 चार है, इसमें 4 हो जाएंगे तो साथ में बनेगा N3O और यहां से मिल जाएंगे NO पॉजिटिव और NO3 नेगेटिव। इसमें एक ही मॉलिक्यूल से काम हो जाएगा, N2O4 से मिल जाएगा NO पॉजिटिव और NO3 नेगेटिव। हाँ इतने में ही काम हो जाएगा, 2 मॉलिक्यूल्स की नीड ही नहीं पड़ेगी। तो ClNO, अगर ये ClNO के साथ रिएक्ट कर रहा है तो पूछा है कि क्या रिएक्शन देगा।
तो ClNO में अगर चेक करो तो इसमें मॉलिक्यूल में Cl माइनस और NO प्लस इस तरीके का कुछ मॉलिक्यूल एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसमें NO पॉजिटिव मिल रहा है। NO पॉजिटिव आयन अगर इसमें मिल रहा है जो कि इस सॉल्वेंट में एज ए प्रोटॉन की तरह काम कर रहा है, तो ऐसा कंपाउंड अगर किसी लिक्विड में डाल दो जो उसके सॉल्वेंट के प्रोटॉन्स को बढ़ा दे, उसके पॉजिटिव चार्ज को बढ़ा दे, तो ऐसे कंपाउंड एसिडिक काम करते हैं। तो ये क्या करेगा, एसिड की तरह काम करेगा, लेकिन वीक होगा, भले ही वीक होगा लेकिन ये एसिड की तरह काम करेगा इन N2O4, इन लिक्विड N2O4। तो वीक एसिड की तरह काम करेगा। तो क्वेश्चन में है एक्स एज अ वेरी वीक बेस, वीक बेस नहीं होगा, एसिड होगा भाई, बेस तो होगा ही नहीं। तो दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। लिक्विड HF अंडरगो सेल्फ आयोनाइजेशन, हाँ सेल्फ आयोनाइजेशन रिएक्शन हो रही, तो नेगेटिव चार्ज के लिए एक F माइनस को एक्स्ट्रा ऐड करो, तो इसकी ओवरऑल डिसोसिएशन रिएक्शन देखो, HF अगर मॉलिक्यूल डिसोसिएट करेगा तो H2F पॉजिटिव और HF2 माइनस इसी तरीके से रिएक्शन हो रही है। यस बिल्कुल इसी तरीके से ही रिएक्शन हो रही है। तो बैलेंस करने के लिए 3 फ्लोरीन 3 हाइड्रोजन चाहिए, 3 हाइड्रोजन, बिल्कुल सेम रिएक्शन गिवन है, सेम रिएक्शन, ये भी करेक्ट हो जाएगी, तो सिर्फ सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट होगा। अगला सवाल देखते हैं, ये है नेक्स्ट। अब इसमें इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ थर्मल स्टेबिलिटी है बोरॉन हाइड्राइड की, तो कौन से फैक्टर पे डिपेंड करती है थर्मल स्टेबिलिटी बोरॉन्स की, तो इसमें अगर थर्मल स्टेबिलिटी की बात करें इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है नंबर ऑफ बोरॉन यूनिट्स, मतलब जितने ज्यादा बोरॉन होंगे थर्मल स्टेबिलिटी उतनी कम हो जाएगी। तो ऑप्शंस में देखो यहाँ पे बोरॉन का नंबर ज्यादा है तो थर्मल स्टेबिलिटी कम, तो बिल्कुल ठीक है, ये यहाँ 4 है यहाँ पे 2 है, ये ऑप्शन ही करेक्ट निकल के आ जाएगा, यही ऑप्शन ही करेक्ट निकल के आ जाएगा, बिकॉज B10 इसमें अगर सबसे ज्यादा बोरॉन यूनिट्स है तो इसकी थर्मल स्टेबिलिटी लीस्ट होगी, तो ये तो खत्म हो गया। और इस तरीके से यहाँ पे लीस्ट है, सारे ऑप्शन से मिला करके सिर्फ ए ही ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला देखो, हाँ ये बहुत ही बढ़िया सवाल है, इसमें कॉलम 1 और कॉलम 2 में मैच करना है काम क्या कर रहे हैं। ये एक रिएक्शन दी रखी है और इसमें कौन सा सॉल्वेंट यूज होगा ये कॉलम 2 में गिवन है, तो इसमें से मैच करने हैं कॉलम्स को मैच करेंगे। तो इसमें देखो ये NH2 SO2 और OH और KNH2 के साथ रिएक्शन में हो क्या रहा है जरा चेक करो। SO2 ये मॉलिक्यूल तो एज इट इज है और साथ में SNH, तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो 2H प्लस निकल गया यहाँ से, -2H प्लस हो गया, 2H प्लस हो गया, और ये साथ में लिया है KNH2 यानी कि अमीन वाला यहाँ सॉल्यूशन है, अमोनिया वाला सॉल्यूशन यहाँ पे निकल रहा है। तो ये अगर बात करें तो NH2SO3H डाई बेसिक यहाँ एक्ट कर रहा है और ये यहाँ पे डाई बेसिक एक्ट कर रहा है, और डाई बेसिक अगर बात करी जाए तो ये लिक्विड अमोनिया में ही काम करता है, सॉल्वेंट से ही समझ में आ जाएगा। फर्स्ट विल मैच विद द 4, तो ये दोनों ऑप्शंस, बाकी ए काट दो बी काट दो। नेक्स्ट में देखो Me3CH और साथ में Me3 और ये C पे पॉजिटिव चार्ज आ गया है, तो यहाँ पे नेगेटिव H प्लस हो गया, ये नेगेटिव चार्ज आया है। तो ये जो सिस्टम है ना Me और इधर पे भी M और इसमें से हाइड्रोजन हमने इससे H प्लस लॉस करवा दिया, जो कि लॉस नहीं करना चाहता। देखो भाई जो भी सेचुरेटेड सिस्टम्स होते हैं ये क्या है, सेचुरेटेड सिस्टम है, CH बॉन्ड स्टेबल है, ये लॉस नहीं करना चाहता, इससे सिर्फ सुपर एसिड ही निकाल सकते हैं। ये स्टेबल था, एसिडिक प्रोटॉन नहीं था, नॉट एसिडिक H प्लस, मतलब एसिडिक प्रोटॉन लिख लो, कोई एसिडिक प्रोटॉन नहीं था, और इससे जबरदस्ती निकालने का काम सिर्फ एक ही एसिड करवा सकता है जो कि है सुपर एसिड। ओनली सुपर एसिड कैन डू दिस फंक्शन, ओनली सुपर एसिड ये काम करवा सकता है, जो कोई लॉस नहीं करवा सकता वो सिर्फ सुपर एसिड करवाएगा। तो इन ऑप्शंस में देखो कौन सा सॉल्यूशन है सुपर एसिड वाला, तो यस बिल्कुल ये वाला हमें जो सॉल्यूशन मिल रहा है ये सुपर एसिड का है, क्योंकि इसमें SbF5 मिल गया है तो SbF6 माइनस बना लेगा और ये F माइनस लॉस करके HSO3 पॉजिटिव, इसमें HSO3 पॉजिटिव, भले ही इसको यहाँ पोजीशन इंटरचेंज कर देना लेकिन यही सुपर एसिड है। तो B विल मैच विद द 1, B1 के साथ मैच कर रहा है, तो ये देखो आंसर तो यही आ गया बी ऑप्शन से ही, बिकॉज ये 3 के साथ मैच तो नहीं करेगा। नेक्स्ट ऑप्शन में देखो
ClNO और साथ में NO, तो NO पॉजिटिव Cl माइनस और यहाँ पे NO, यहाँ पे न्यूट्रल हो गया N, यहाँ पे न्यूट्रल NO हो गया। तो ये काम अगर NO एज अ सॉल्वेंट है तो N2O4 ही ये काम करेगा, बिकॉज NO पॉजिटिव देगा ये और साथ में NO3 माइनस देगा, तो ये सेकंड वाला करा सकता है। तो ये मैच कर जाएगा थर्ड के साथ, ये थर्ड सी मैच कर जाएगा 2 के साथ, जो कि ऑप्शन बी में ही है। लास्ट में देखो KCl BCl5 और KBF6, देखोगे यहाँ पे तो फ्लोरीन तो था ही नहीं, फ्लोरीन नहीं था, तो यानी कि सॉल्वेंट में फ्लोरीन की जरूरत पड़ती तभी ये काम पॉसिबल था, तभी ये काम पॉसिबल था। तो इन ऑप्शंस में देखोगे तो सिर्फ थर्ड ये लास्ट ऑप्शन में ही फ्लोरीन बचता है। वैसे अगर ऑप्शंस में पता नहीं होता कि फर्स्ट, तो फर्स्ट और थर्ड दोनों में ही फ्लोरीन है, बट ये फर्स्ट वाला सुपर एसिड है और वो काम सिर्फ यही वाला करवाएगा, यही वाला करवाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज द राइट मैच। अगले सवाल पे बात करेंगे। अब इसमें है पूछा हुआ हाइड्रोलिसिस किन में से होगी। ओवरऑल यहाँ पे दिए हुए हैं 6 कंपाउंड, 6 कंपाउंड में से कौन से हाइड्रोलिसिस दिखाएंगे, कौन से हैलाइड्स हाइड्रोलिसिस दिखाएंगे और कौन से नहीं दिखा पाएंगे। तो इन सभी में से बात करते हैं। तो NF3 में क्या है, जो नाइट्रोजन और फ्लोरीन दोनों में से किसी के पास भी वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है। नाइट्रोजन फ्लोरीन बोथ do not have vacant d ऑर्बिटल, दोनों में से किसी के भी पास वैकेंट डी ऑर्बिटल्स नहीं है। और H+ आएगा वो हाइड्रोलिसिस के लिए, तो कहां पे रिएक्ट करेगा, तो ऐसे जहां पे कोई डी ऑर्बिटल नहीं है, देयरफॉर नो हाइड्रोलिसिस, कोई हाइड्रोलिसिस नहीं होगी। तो इन सभी में से NF3 में नहीं होगी, NCl3 में हो जाएगी, NF3 में नहीं होगी। TCl4 देखो इसमें क्यों हो गई Cl3 में, बिकॉज क्लोरीन के पास इसमें वैकेंट डी है, क्लोरीन के पास वैकेंट डी है। अब नेक्स्ट देखो CCl4 जो है ये कोवेलेंट कंपाउंड है, और दूसरा अगर ये हाइड्रोलिसिस करवाता भी तो ये डिसोसिएटिव करवाता, और हाइड्रोलिसिस CCl4 कुछ खास अच्छी दिखाता नहीं क्योंकि कोवेलेंट स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं, therefore नो हाइड्रोलिसिस। इसमें भी कोई हाइड्रोलिसिस खास देखने के लिए नहीं मिलती है। SiCl4 में क्या होता है, एसोसिएटिव मैकेनिज्म के थ्रू ये इजीली हाइड्रोलिसिस करवा लेगा। अब नेक्स्ट में PCl5 और SF6, इसमें देखो SiCl4 ये तो हाइड्रोलिसिस करवा देगा, ये नहीं करवा पाएगा। PCl5 भी करा देगा, अब SF6 नहीं करवा पाता। क्यों नहीं करवा पाता, क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, वेरी स्टेबल। तो हाइड्रोलिसिस के लिए अगर H+OH- डालोगे तो ये रिएक्ट नहीं करेगा, स्टेबल है, क्योंकि ये जो फ्लोरीन है सल्फर के अराउंड जो चार्ज कॉन्ट्रैक्शन है बहुत स्ट्रॉन्ग कर देते हैं, बॉन्ड बहुत ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, शॉर्ट बॉन्ड रहेगा, इसीलिए कोई हाइड्रोलिसिस नहीं होगी। देयरफॉर नो हाइड्रोलिसिस। तो ये 3 कंपाउंड्स नहीं देंगे। ऑप्शंस में देखो जहां पे ये तीनों में से कोई भी आ जाए वो हाइड्रोलिसिस नहीं देंगे, बाकी सारे देंगे। तो ये वाला भी देगा, ये वाला नहीं देगा, क्योंकि इसमें भी वैकेंट डी ऑर्बिटल्स आ जाते हैं। क्लोरीन के थ्रू ये हाइड्रोलिसिस कर लेगा यहाँ पे, लेकिन फ्लोरीन के थ्रू नहीं हो पाएगी बात। तो ऑप्शंस में देखो CCl4 ये नहीं करवा पाएगा, NCl3 SiCl4 TCl5 ये तीनों करवाएंगे। बाकी देखो 3 तो करवा ही नहीं रहे, तो बचे तो 3 ही करवाएंगे, 4 कंपाउंड तो हो ही नहीं सकते, तो बी ऑप्शन ही करेक्ट होगा। अगला देखो, अब इसमें से पूछा है रिपीटिंग यूनिट एम्फीबोल में और फाइलोसिलिकेट्स में कौन से होते हैं। तो ये सिलिकेट्स का रिपीटिंग यूनिट है, और एम्फीबोल साइंटिफिक नाम होता है, एम्फीबोल साइंटिफिक नेम होता है डबल चेन सिलिकेट्स का, और इसका जनरल फॉर्मूला लिखते हो जब, इनमें से अगर जनरल फॉर्मूला देखा जाए डबल चेन सिलिकेट का तो Si4O11 और 6- ये होता है डबल चेन सिलिकेट के लिए फॉर्मूला। और इसके अलावा फाइलोसिलिकेट की बात करी गई है, फाइलोसिलिकेट वाले होते हैं 2D शीट वाले, जिनको शीट कहते हैं, शीट सिलिकेट जिन्हें कहा जाता है। इनका जनरल फॉर्मूला होता है Si2O5 और 2- या 4- कुछ ऐसा ही होता है। हाँ यही वाला स्ट्रक्चर Si2O5 2-, ये इसका फॉर्मूला रहेगा। ऑप्शंस में देखो Si2 Si4O11, लेकिन ये दूसरा वाला फॉर्मूला मैच नहीं कर रहा, Si2
ये रहा सी ऑप्शन में से करेक्टली ये दोनों के फॉर्मूला मैच करेंगे तो ये आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखो, इनमें से पूछा है कि चार ऑप्शन से चारों के हिसाब से प्रॉपर्टीज दे रखी है, तो कौन सा इसमें से इनकरेक्ट प्रॉपर्टी के हिसाब से सीक्वेंस दिया हुआ है और ये एबीसीडी में से आंसर करना है। फर्स्ट में देखो रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस बोली गई है, कार्बन वाले हेलाइड्स हैं और कार्बन वाले हेलाइड्स में, कार्बन के हेलाइड्स में CH4 में ये सेंटर कार्बन में वैकेंट डी तो होता नहीं, कार्बन में वैकेंट डी नहीं होता, इसी वजह से ये जाते हैं डिसोसिएटिव मैकेनिज्म से, इनमें डिसोसिएटिव मैकेनिज्म फॉलो होती है फॉर हाइड्रोलिसिस। और इसका रीजन क्या है, रीजन हमने बोला बिकॉज नो वैकेंट डी इन कार्बन, कोई वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होते कार्बन में, इसी वजह से इसमें डिसोसिएशन मैकेनिज्म होती है, इसीलिए therefore hydrolysis depends on dissociation energy। तो एक बॉन्ड डिसोसिएट होगा, एक CX बॉन्ड डिसोसिएट होगा और उसके डिसोसिएशन पे ही यहाँ पे डिपेंड कर रही है हाइड्रोलिसिस। तो डिसोसिएशन बॉन्ड का जितना आसान होगा उतना ही फास्ट हाइड्रोलिसिस होगी। अब CX बॉन्ड की स्ट्रेंथ देखें, अगर CX बॉन्ड की डिसोसिएशन एनर्जी की बात करी जाए, डिसोसिएशन पे डिपेंड कर रही, तो इसका डिसोसिएशन जितना इजी होगा, ये बॉन्ड जितना इजी से ब्रेक हो सकता होगा, हाइड्रोलिसिस उतनी फास्ट हो जाएगी। तो डिसोसिएशन करवाना हो तो CI बॉन्ड सबसे लार्जर होता है, इसकी इजीएस्ट होगी, देन CBr बॉन्ड, देन CCl बॉन्ड और लास्ट में CF बॉन्ड। ये ऑर्डर होगा डिसोसिएशन का। तो हाइड्रोलिसिस का ऑर्डर, रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस यही रेट का ऑर्डर हो जाएगा। तो CI4 वाला हाईएस्ट, CBr4, देन CCl4 और सबसे लीस्ट होगा CF4 का, CF4 का लीस्ट ऑर्डर हो जाएगा। तो इनमें से आंसर देखो रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस यही दिया है, यही दिया है, तो ये करेक्ट सीक्वेंस है। अब नेक्स्ट में है सिलिकॉन वाले, सेम सिलिकॉन की लेकिन थोड़ी सी कहानी पलट जाती है, बिकॉज सिलिकॉन में क्या है SiX4। अब ये जाते हैं एसोसिएटिव मैकेनिज्म के थ्रू। अब कहोगे मैम ये कैसे पता चलेगा कि कौन से डिसोसिएटिव से जाएंगे कौन से एसोसिएटिव। अब इसमें ऐसे जाते हैं बिकॉज सिलिकॉन के पास वैकेंट डी है, वैकेंट डी है और लार्ज साइज का हो जाएगा, तो इसमें अब बाहर वाला एटम आके बाइंड कर सकता है भले ही पहले वाला ना निकले। तो अब इसमें अगर वैकेंट डी प्रेजेंट है तो अब यहाँ क्या होगा, यहाँ से जितना छोटा हेलाइड यहाँ पे होगा उनके आसपास जितने जो CX बॉन्ड है, X का साइज अगर स्मॉल होगा तो एसोसिएशन फास्ट होगा, एसोसिएशन फास्ट होगा। तो यहाँ पे रेट जस्ट उल्टा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे साइज के हिसाब से स्टीरिक हिंड्रेंस कम क्रिएट होगी, स्टीरिक हिंड्रेंस कम क्रिएट होगी SiF4 के केस में। तो हाइड्रोलिसिस फास्टेस्ट इसकी होगी, देन SiCl4 की, देन SiCl के बाद आ जाएगा Br और Si। इसका उल्टा रेट रहेगा, इसका उल्टा रेट रहेगा, तो इनकरेक्ट। ये तो उल्टा दे दिया तो यस ये इनकरेक्ट है, ये वाला इनकरेक्ट है, तो यही हमें बताना था, ये इनकरेक्ट हो गया, एक उल्टा ऑर्डर दे दिया है, तो SiCl4 का ज्यादा होना था। अब रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस नेक्स्ट में, तो नेक्स्ट में अब नाइट्रोजन की बात हो रही है और नाइट्रोजन के पास फिर से वैकेंट डी ऑर्बिटल्स नहीं है। तो NF3 का तो हमने बोल दिया था कि नो हाइड्रोलिसिस, इसमें तो होती ही नहीं, इसमें तो होती ही नहीं है, तो ये लास्ट वाला सीक्वेंस तो सही है। पर NCl3 में NCl3 की ज्यादा होती है NBr3 से। अब इसका रीजन कुछ ऐसा खास रीजन देता नहीं है टेक्स्ट बुक में, ये एनोमेलस प्रॉपर्टी है भाई, एनोमेलस प्रॉपर्टी है, ये ध्यान में रखना कि NCl3 एक्सेप्शनली वेरी हाई हाइड्रोलिसिस प्रॉपर्टी शो करेगा। तो इसमें जो सीक्वेंस है यहाँ उल्टा होना चाहिए था, तो रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस के लिए ये सीक्वेंस भी इनकरेक्ट है, SiCl4। और इसमें अब रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस बतानी है, रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस, तो ये KCl और NaCl जो है ये आयोनिक सॉल्ट है, ये आयोनिक सॉल्ट है और ये हाइड्रोलिसिस नहीं होती इनमें, these do not undergo हाइड्रोलिसिस, ये हाइड्रोलिसिस नहीं दिखाते और हाईएस्ट में रख दिया इन्हें। SiCl4 तो दिखाता है,
तो इसलिए ये स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट हो जाएगी, तो इनकरेक्ट ही पूछी है, तो बी सी डी आर इनकरेक्ट, बी सी डी इनकरेक्ट, बी ऑप्शन करेक्ट। अगला सवाल देखो, अब इसमें प्रोडक्ट ए बी सी प्रेडिक्ट करना है सारे क्वेश्चन में, तो ए बी थ्री ये 3 रिएक्शंस दी हैं, ये है जिनॉन की रिएक्शन जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसको बिल्कुल ध्यान में रख लो, क्योंकि यहाँ पे रिएक्शन जो है लर्निंग पर्सपेक्टिव आ जाता है मेन ग्रुप में। अब रिएक्शंस वाले पार्ट में ध्यान में रख लेना, ये जो इसमें है आई एफ फॉर्म होगा, और ये डायरेक्टली बी एफ थ्री के साथ जो ए प्रोडक्ट पूछा हुआ है, तो ये डायरेक्टली सिर्फ जिनॉन ही बनेगा, जिनॉन ही बनेगा। देखो सारी रिएक्शंस को अलग से लिख के देख लेंगे, XeF2 XeF2 और साथ में अगर I2 और BrF3 की रिएक्शन हो रही है, BrF3 की रिएक्शन हो रही है, तो IF फॉर्म होगा और साथ में जिनॉन निकल जाएगा, जिनॉन निकलेगा तो ये 2IF फॉर्म हो जाएंगे, बैलेंस्ड रिएक्शन। अब नेक्स्ट देखो सेकंड में क्या रिएक्शन है, XeF4 और साथ में NO, ये रिएक्शन जब करवाएंगे तो इस नेक्स्ट वाले केस में NOF बनेगा, NOF बनेगा और साथ में जिनॉन निकलेगा, जिनॉन निकलेगा। यहाँ पे दो नहीं 4 बनेंगे, क्योंकि 4 F है, तो इसी वजह से हमें 4 NO भी चाहिए, 4 NO भी चाहिए, तो ये बैलेंस रिएक्शन होगी। NOF यहाँ पे 4 बन जाएंगे, बी वाला भी जिनॉन ही होगा, कुछ और प्रोडक्ट यहाँ पे फॉर्म नहीं होगा। थर्ड वाले में देखो XeF4 और साथ में NO2 की रिएक्शन हो रही है, NO2 की रिएक्शन अब यहाँ C है और NO2F बन रहा है, NO2F एक F आ गया। यहाँ पे भी जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है वो जिनॉन ही बनता है, ऐसा नहीं है कि XeF2 बन जाएगा। तो फाइनली इसमें से जब बैलेंस करेंगे रिएक्शन को, तो फ्लोरीन के हिसाब से बैलेंस होगा, 4 फ्लोरीन इधर पे भी चाहिए, 4 फ्लोरीन चाहिए, तो 4 नाइट्रोजन यहाँ पे भी बन जाएंगे, तो ओवरऑल ये बैलेंस रिएक्शन हो जाएगी। ABCD प्रोडक्ट पूछा था कि क्या क्या होगा, तो जिनॉन A में भी बन रहा है, जिनॉन B में भी बन रहा है और जिनॉन C में भी बन रहा है, हर जगह सिर्फ C में ABC में जिनॉन ही फॉर्म होगा, तो आंसर हो जाएगा जिनॉन ऑल, बी ऑप्शन करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखो, अब इसमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है कि कौन सा होगा। 4 ऑप्शन, 4 पहले स्टेटमेंट है और उसके बाद ABCD ऑप्शन है। P2O5 इज मोर एसिडिक देन AS2O5, वैसे तो दोनों ही एसिडिक होते हैं, लेकिन P2O5 और AS2O5 वैसे तो दोनों ही एसिडिक होते हैं, बट साइज में फॉस्फोरस छोटा होता है एज कम्पेयर टू आर्सेनिक। इसी एक ही ग्रुप के हैं दोनों, आर्सेनिक उसके नीचे लाई करता है, तो साइज जितना छोटा होता है एसिडिक प्रॉपर्टी उतनी हाई होती है। तो फॉस्फोरस का साइज छोटे होने की वजह से इसकी एसिडिटी हाई होती है, एसिडिटी हाई हो जाती है P2O5 की, क्योंकि एसिडिटी जो है वो डायरेक्टली डिपेंड करती है साइज पे, तो मोर एसिडिक। तो ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है, करेक्ट है फर्स्ट वाला। नेक्स्ट में है P2O5 इज एनहाइड्राइड ऑफ H3PO3, P2O5 इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट फॉस्फोरस की +5 निकल के आएगी, तो जो एनहाइड्राइड बनेगा, ये एनहाइड्राइड है सॉरी, तो जो एसिड जिससे ये एनहाइड्राइड बना होगा, तो एसिड बनाने के लिए H2O से रिएक्ट कराएंगे, तो उसमें सेम ऑक्सीडेशन होनी चाहिए, ऑक्सीडेशन स्टेट जो स्टार्टिंग वाले में थी। देखो जरा मैच करो, H3PO4 इसमें ही +5 में होता है, H3PO3 में +3 ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी, तो सेम ऑक्सीडेशन स्टेट वाला ये होगा एनहाइड्राइड H3PO4 का, फॉस्फोरस एसिड का, सॉरी फॉस्फोरिक एसिड का, तो एनहाइड्राइड H3PO3 का नहीं होगा। ये तो गलत स्टेटमेंट हो गई, ये गलत स्टेटमेंट होगी, तो सेकंड वाला इनकरेक्ट है, सेकंड वाला इनकरेक्ट, तो सेकंड काटो, फर्स्ट सही है और सेकंड, फर्स्ट यहाँ पे दिया ही नहीं हुआ तो ये भी काट दो, ये फर्स्ट और इन दोनों में से अब बात होगी। तो ऑप्शन नंबर 3 में से तो चेक करने की जरूरत है नहीं, ऑप्शन एलिमिनेट हो चुका है, लेकिन देख लेंगे साथ के साथ। अब नंबर ऑफ रिंग्स इन P4O6 are 4, P4O6 नंबर, ऑप्शन नंबर 3 P4O6 का स्ट्रक्चर, फॉस्फोरस वैसे ही हम बनाएंगे और ऑक्सीजन बीच में आ जाएगा, ये रहा ऑक्सीजन, और ये 4 ऑक्सीजन हो गए और बीच में एक ऑक्सीजन इस तरीके से, और ये रहा। अब इस स्ट्रक्चर में ओवरऑल रिंग्स पूछी है कितनी है, रिंग्स वैसे देखोगे, रिंग्स नंबर ऑफ रिंग्स तो एक तो मिल जाएगी, ये रही एक, तो यहां से मिल जाएगी, ये रही 1 2 3 4 5 6, ये 6 मेंबर की एक रिंग मिल गई, एक तो ये वाली रिंग मिल गई। दूसरी रिंग देखो, दूसरी रिंग इसी तरीके से मिल जाएगी, इसके ऑपोजिट ये जाएंगे दो ऑपोजिट साइड से, तो ये मिल जाएगी दूसरी रिंग, ये दूसरी रिंग हो गई। और एक और रिंग देखो, एक रिंग नीचे साइड से मिल जाएगी, यही 6 मेंबर की, और एक लास्ट रिंग
एक और लास्ट रिंग, ये रही ऊपर की तरफ, ये रही ओवरऑल 4 रिंग्स। ओवरऑल 4 रिंग्स मिल जाएंगी, ओवरऑल 4 रिंग्स मिल जाएंगी इस पूरे स्ट्रक्चर में। अब देखो इसमें बच्चों को 4 रिंग्स में डाउट होता है, कहते हैं कि ये पूरी भी तो रिंग काउंट होगी। ये पूरी ओवरऑल रिंग काउंट नहीं होती है, इसमें जो बीच में छोटी रिंग्स बन रही है उसका ही काउंट किया जाता है, और इसीलिए बुक में भी सिर्फ 4 रिंग्स ही काउंट दिया हुआ है। तो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। P4O10 इज पावरफुल डिहाइड्रेटिंग एजेंट, ये तो सभी को पता है, यस इट इज अ पावरफुल डिहाइड्रेटिंग एजेंट। फोर्थ ऑप्शन भी करेक्ट है, आंसर हो जाएगा 1, 3, 4 बी ऑप्शन करेक्ट। ऐसा हो रहा है क्या कि सारे ऑप्शंस बी ही निकल के आ रहे हैं? नहीं नहीं, काफी सारे बी हैं, लेकिन हाँ मोस्टली बी ही अभी रिसेंटली निकल के आ रहे थे। चलो अगला सवाल देखते हैं, अगले में भी बी ही तो नहीं है आंसर। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज डजंट हैव MOM लिंकेज, जिसमें MOM लिंकेज नहीं है, यानी कि ऑक्सी लिंकेज किसमें प्रेजेंट नहीं है। ये MOM मेटल मेटल के बीच में ऑक्सीजन आ जाए तो ऑक्सी लिंकेज कहा जाता है, ऑक्सी लिंकेज कहा जाता है। बात यहाँ पे बस आ गई कि इसने नाम दे दिया, स्ट्रक्चर नहीं दिया, तो नाम से स्ट्रक्चर बनाना है। पायरोफॉस्फोरिक एसिड, पायरोफॉस्फोरिक एसिड है, इसका फॉर्मूला होता है H4P2O7, ये पायरोफॉस्फोरस एसिड। डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड का तो इजी है, N2O5। नेक्स्ट में है मार्शल्स एसिड, इसका होता है H2S2O8। अब नेक्स्ट में है पायरोसल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड है तो H2S2 और O7, ये रहा H2S2O7, ये पायरो सल्फ्यूरिक एसिड वाला। अब इसमें से लिंकेज अगर पहचाननी है ना, अगर आपको स्ट्रक्चर नहीं भी बनाना कोई बात नहीं, बिना स्ट्रक्चर को निकाले हम सिर्फ ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करके निकाल लेंगे कि किस में ऑक्सी लिंकेज होगी और किस में नहीं होगी। कैसे निकालेंगे देखो जरा। सबसे पहले अगर जब ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट कर रहे हो वो बराबर आ जाए, कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन स्टेट बराबर आ जाए मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट के, मैक्सिमम यानी कि जैसे फास्फोरस की होता है नाइट्रोजन फैमिली का मैक्सिमम 5 हो सकती है, इसी तरीके से सल्फर होता है ऑक्सीजन फैमिली का मैक्सिमम 6 ऑक्सीडेशन स्टेट रख सकता है। तो अगर ये कैलकुलेट करके मैक्सिमम के बराबर आ जाती है उस केस में MOM लिंकेज होगी, मतलब कि ऑक्सी लिंकेज होगी, ऑक्सो नहीं सॉरी ऑक्सी लिंकेज होगी, ऑक्सी लिंकेज होगी। ये हो गया पहला केस। दूसरा केस, अगर कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा निकल के आ जाए मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट से, उस केस में हमारे पास पर ऑक्सी लिंकेज होगी, MOOM। इस लिंकेज को कहा जाता है पर ऑक्सी लिंकेज, ये पर ऑक्सी लिंकेज प्रेजेंट होगी। देन थर्ड केस, थर्ड केस में अगर कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन स्टेट कम आती है मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट से, उस केस में हमारे पास M डबल डायरेक्ट लिंकेज होगी, ये डायरेक्ट लिंकेज होगी। और अगर और ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट कम हो जाती है तो डबल बॉन्ड आने लगता है। तो अब यहाँ पे अगर ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करोगे तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फॉस्फोरस कितनी निकल के आएगी, यहाँ से 14 माइनस का 4, तो ये 10, 10 डिवाइडेड बाई 2, तो प्लस की आ जाएगी +5, ये बराबर है मैक्सिमम के। इसमें चलो इतना लिखने की जरूरत नहीं, इसमें +5 आएगी, तो इसमें कैलकुलेटेड बराबर है मैक्सिमम के, मैक्सिमम फॉस्फोरस की इतनी ही होती है, तो इसमें ऑक्सी लिंकेज ही आएगी, POP लिंकेज ही आएगी। चलो इसकी बात तो खत्म होगी। N2O5 में +5, इसमें भी वही कैलकुलेटेड बराबर मैक्सिमम के आ रही है, तो इसमें NON लिंकेज आएगी। नेक्स्ट में देखो, अब इसमें H2S2O8, इसमें जब कैलकुलेट किया जाएगा तो ये 8 दूनी 16 और यहाँ माइनस होगा यहाँ 2 से, तो यानी कि ओवरऑल 14 डिवाइडेड बाय 2, 14 डिवाइडेड बाय 2 +7 ऑक्सीडेशन स्टेट। और सल्फर की मैक्सिमम होती है 6, मैक्सिमम इसकी होती है +6, तो निकल के आई है +7, तो कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो ज्यादा निकल के आई है मैक्सिमम वाली। और इस केस में पर ऑक्सी लिंकेज आएगी, यानी कि सल्फर O और S, इस तरीके से लिंकेज प्रेजेंट होगी। तो इस केस में ही पूछा था कि कहाँ पे MOM लिंकेज नहीं होगी, यहाँ मार्शल्स एसिड में नहीं होगी। लास्ट ऑप्शन में देखो, यहाँ 14 माइनस पे 2, 12 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि +6, यहाँ पे कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन स्टेट बराबर आ रही है मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट के, तो इस केस में भी SOS लिंकेज प्रेजेंट हो जाएगी। तो आंसर यहाँ से निकल के आ जाएगा सिर्फ C1। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज इनकरेक्ट, इनमें से फिर से 4 ऑप्शन दे दिए, कौन सा इनकरेक्ट वाला है।
तो फर्स्ट ऑप्शन में है XeF6 और यहाँ पे लोएस्ट एसिडिक स्ट्रेंथ बतानी है। लोएस्ट एसिडिक स्ट्रेंथ बतानी है तो ऑक्सीडेशन स्टेट बाद में देखना, पहले हमें देखना फ्लोरीन कंटेंट। फ्लोरीन कंटेंट पे डिपेंड करेगी, यहाँ पे फ्लोरीन कंटेंट पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फ्लोरीन कंटेंट, जो कि XeF6 में ज्यादा है, तो ये सबसे ज्यादा टॉप प्रायोरिटी में होंगे। लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी कहानियां पलट गई, लेकिन यहाँ पे साथ में डिपेंड करता है ऑक्सीडेशन स्टेट पे भी, ऑक्सीडेशन स्टेट पे भी डिपेंड करेगा। तो जब यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करोगे तो +8 आएगी, इधर पे +6 आएगी, इसीलिए +8 वाला जीत गया। फ्लोरीन कंटेंट थोड़ा सा कम होने के बावजूद भी वो जीत गया। अब यहाँ नेक्स्ट देखो प्लेनैरिटी ऑफ द रिंग, तो ये N3P3 तो सेम है, लेकिन F3F6 है और Cl6। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम की जितनी ज्यादा साइड वाले की होगी उतनी ज्यादा प्लेनैरिटी आएगी रिंग में, और ये वाला क्लोरीन के साइड से टेट्राहेड्रल हो जाता है, तो यहाँ पे तो प्लेनैरिटी इतनी नहीं आएगी, रिंग में लॉस हो जाएगी। तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। हमें पूछा था इनकरेक्ट वाला, S4N4 इज अ क्रेडल शेप्ड स्ट्रक्चर, बिल्कुल क्रेडल शेप्ड स्ट्रक्चर ही होता है इसका। कैसा होगा S4N4 का क्रेडल वाला स्ट्रक्चर? 2 सल्फर को ड्रॉ करो, ठीक है, और यहाँ से 2 नाइट्रोजन का अम्ब्रेला बना दो। अब क्या करना है, इस नाइट्रोजन और दोनों के अल्टरनेटिव नाइट्रोजन को पकड़ो, बीच में सल्फर लगा दो, इन दोनों के अल्टरनेटिव पकड़ो, सल्फर लगा दो, ये रहा क्रेडल स्ट्रक्चर। दिस इज द क्रेडल स्ट्रक्चर ऑफ S4N4। तो ये ऑप्शन भी करेक्ट है। SNX इज अ 2 डायमेंशनल कंडक्टर, ये इनकरेक्ट है, ये वाला इनकरेक्ट है। और क्यों इनकरेक्ट है? क्योंकि SNX जो है ये 1 डायमेंशनल कंडक्टर होता है, ये 1 डायमेंशनल कंडक्टर होता है। कैसे? SN और इसके बाद फिर से S, फिर से N, फिर से S, फिर से N, ऐसे इसकी लिंकेज होती है, बीच में ऐसे ऐसे डबल बॉन्ड आता जाता है। तो ये एक ही साइड की चेन में फॉलो करता है, लीनियर बनता है, तो ये 1 डायमेंशनल कंडक्टर होता है, 2 डायमेंशनल कंडक्टर नहीं होता है। तो सिर्फ लास्ट ऑप्शन इनकरेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में रिएक्शन ऑफ B2H6 विद सोडियम मरकरी अमलगम लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ। अब ये जो क्वेश्चन है ये डायरेक्ट रिएक्शन लर्न करने वाला है। B2H6 की रिएक्शन अगर करवाई जाती है तो ये ओवरऑल सबसे पहले अगर Na पॉजिटिव के साथ रिएक्शन करवाओ तो ये Na पॉजिटिव देगा, और इससे हमें B2H6 से मिलता है BH2 पॉजिटिव, और नहीं हमें इससे मिलता है BH4 पॉजिटिव और साथ में BH2 नेगेटिव। इस तरीके से 2 आयंस मिलते हैं। तो Na पॉजिटिव कंबाइन करके BH4 पॉजिटिव के साथ, BH4 नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है सॉरी, और BH2 नेगेटिव है, तो Na पॉजिटिव BH4 BH2 के साथ कंबाइन करेगा, तो Na BH4 के साथ कंबाइन करेगा, ये एक तो ये कंपाउंड मिलता है, दूसरा Na के साथ B3H है। ये जो रिएक्शन है सोडियम मरकरी अम्लगम की, ये डायरेक्ट रिएक्शन है, आपको पूरी की पूरी थ्योरी से लर्न करनी पड़ेगी। तो ये ए ऑप्शन इसका करेक्ट है, इसको याद कर लेना, क्योंकि इसमें मोस्टली जो मेन ग्रुप की रिएक्शंस होती हैं वो याद करने वाली ही होती है, इसलिए थोड़ा सा चैप्टर जो है टिपिकल हो जाता है। तो यहाँ पे हमने सारे क्वेश्चन जो हैं वो डिस्कस कर लिए हैं। तो आई होप आपके लिए क्वेश्चन बेनिफिशियल रहेंगे, आपके प्रिपरेशन में हेल्पफुल रहेंगे। थैंक यू सो मच।